Yes, students. So we will continue with the topic Mughal Empire. Okay. So as we have started this topic and discussed that Mughals has created a large empire in India. Okay. Now, who were the Mughals? Mughals कौन थे? ठीक है. Who were the Mughals? So who were these Mughal emperors? So I'm going to share you with you. Yes, so I hope it is visible to everyone. So this is visible in the screen. This is Red Fort. Okay. So this Red Fort is also constructed by these Mughal emperors. So this is the political legacy of this Mughal empire in India. Okay. So after this discussion, then who are the Mughals? ठीक है. तो मुगल्स की जो थी, तो दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू डायनेस्टीज. जो दो डायनेस्टीज थी, जैसे उनके मदर और फादर की साइड. ठीक है. तो वो दो लाइनेज के डिसेंडेंट्स थे. एंड हु वर दीज टू लाइनेज? ये मदर की साइड से दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान. अगर हम मदर की साइड की बात करें तो मदर की साइड उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो सारे किसकी लाइनेज के थे? वो थे गेंगीज खान. ठीक है. जैसे इसमें अभी इसमें वन देयर इज आल्सो वन पिक्चर इन योर बुक, एंड इन दैट पिक्चर यू विल एबल टू सी. सो दिस इज पिक्चर. सो दिस Mughal emperors, they used to have such pictures painted, miniature paintings. ठीक है. तो जैसे सेंटर में, ठीक है, दिस इज तैमूर, और तैमूर ये उनके फादर के जो थे वो ग्रैंड सेंटर में सबसे तैमूर हैं. ठीक है. फिर उनके राइट में मीरान शाह. ठीक है. फिर उसके बाद अबू सैद, और उसके बाद मतलब ये डिफरेंट जो उनके आगे बेटे, फिर उनके आगे बेटे, और लास्ट में बाबर, अकबर, शाहजहां. ठीक है. तो ये सारे क्या है? डिफरेंट मुगल एम्परर्स हैं. और ये सारे इन सबके जैसे तैमूर, फिर उनके बेटे आगे, फिर उनके ये बेटे हैं. ठीक है. फिर उनके बेटे. तो ये क्या है? पूरी लाइनेज है. ठीक है. हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब. तो ये सारे डिफरेंट मुगल रूलर्स हैं. सो इसका मतलब कि ये क्या है? इनकी ये तैमूर मतलब ये फादर की साइड के हैं. ठीक है. फादर के साइड के उन्होंने पिक्चर बनवाई हुई है. और सेम वे ये मदर की साइड उनके कौन थे? जो लाइनेज किसके चल रही थी? गेंगीज खान. जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि मंगोल अटैक्स, कि दिल्ली सुल्तान्स के ऊपर मंगोल्स ने अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे. तो गेंगीज खान एक मंगोल रूलर था. ठीक है. जिसने कि चाइना और सेंट्रल एशिया के काफी पार्ट्स के ऊपर रूल किया था. और फादर की साइड से वो तैमूर, जिसकी अभी हमने पिक्चर देखी है. ठीक है. फादर की साइड से वो तैमूर की डायनेस्टी के थे. और तैमूर का रूल कहाँ पे था? ईरान, इराक और जो आजकल तुर्की का रीजन है. ठीक है. वहां पर था. तो ये हो गया कि मुगल्स कौन थे. ठीक है. कि मदर की साइड्स पे उनकी कौन सी लाइनेज चली आ रही है. ठीक है. मदर की साइड पे उनकी कौन सी लाइनेज? ये मुगल्स हैं. ठीक है. तो मुगल्स जो हैं, मदर की अगर हम साइड की बात करें तो मदर की साइड कौन है? गेंगीज खान. ठीक है. और गेंगीज खान का रूल कहां पर था? चाइना, सेंट्रल एशिया में. और अगर हम फादर की साइड की बात करें तो फादर की साइड किसकी लाइनेज है? तैमूर. ठीक है. तैमूर की लाइनेज है. अब ये जो मुगल्स थे, दे वर नॉट हैप्पी टू बी कॉल्ड एज मुगल्स. उनको मुगल्स कहलाना पसंद नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि जो मुगल्स हैं, मुगल्स का नाम मंगोल्स के साथ रिलेटेड था. गेंगीज खान किसका एम्पायर का लीडर था? मंगोल एम्पायर का. ठीक है. तो मुगल जो वर्ड है वो मंगोल्स के साथ रिलेटेड है. तो इसलिए वो मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे. क्योंकि जो गेंगीज खान की हिस्ट्री है ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि मैसेकर के साथ रिलेटेड है. ठीक है. जिसने बहुत लोगों का ब्लड शेड किया. तो इसलिए वो अपने आप को मुगल्स नहीं कहलाना चाहते थे. दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज मुगल्स. लेकिन जो उनकी तैमूर की डायनेस्टी थी वो उसके बड़े प्राउड थे. ठीक है. वो बहुत प्राउड थे तैमूर की डायनेस्टी. उनको लगा था कि ये जो हमारी लाइनेज है ये बहुत ब्रेव लोग रहे हैं जिन्होंने भी कि इंडिया में आके
इंडिया में आके इन्होंने अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश की है, दिल्ली, जो दिल्ली में अपना पूरा मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो वो तैमूर की डायनेस्टी के एंसेस्टर जितने भी थे तैमूर के, वो सारे उनको उनसे प्राउड फील करते थे, लेकिन ये मैसेकर के साथ रिलेटेड थी इनकी हिस्ट्री, तो इसलिए वो इनको डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज मुगल्स, ठीक है। और इन मंगोल्स के साथ ही उज़्बेक्स, ठीक है, ये भी एक जो थी मंगोल के साथ ही लाइनें जालती है, ठीक है। ये भी मंगोल ट्राइब ही है, ये भी एक मंगोल ट्राइब था, मंगोल एम्पायर पूरा जिसने कि गेंगिस खान का था, और इसी साथ उज़्बेक भी उधर मंगोल के एरियाज का ही एक ट्राइब था, तो ये भी बहुत मसैकर के साथ ही रिलेटेड था। तो इसलिए मुगल्स के साथ दोनों वर्ड्स रिलेटेड थे, तो वो मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे, बट दे वर प्राउड ऑफ देयर दिस तैमूरिद डायनेस्टी। So next we will discuss about the military campaigns of Mughals. ठीक है, कि Mughals they have established a so large empire in India. So what were their military campaigns? So in this military campaign of Mughals, so first we will discuss about the Babur. So Babur was the first Mughal emperor. Babur was the first Mughal emperor who succeeded throne in 1494 में he became the emperor of Fargana, ठीक है। 1494 में वो फरगना का एम्परर बना था, लेकिन इंडिया में 1526 में आया था when he defeated इब्राहिम लोदी, ठीक है। काबुल में 1504 में, और 1526 में इंडिया में उसने दिल्ली आगरा को कैप्चर कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी जो उस टाइम पे थे, और उन्होंने पानीपत की लड़ाई हुई थी वहां पे, एंड इन द बैटल ऑफ पानीपत ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। दिल्ली आगरा को कैप्चर कर लिया। एंड सो नेक्स्ट हम चार्ट देखते हैं जो कि हमें बताता है डिफरेंट मुगल एम्परर्स के बारे में, ठीक है। जो डिफरेंट मुगल एम्परर्स हुए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, जितने भी मुगल एम्परर्स हैं, सबसे पहले जैसे हमने बाबर की बात की, ठीक है। तो बाबर का टाइम पीरियड था 1526 टू 1530। 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी अफगान रूलर्स को हरा दिया था पानीपत में, ठीक है। फिर 1534 इयर्स तक रूल किया यहाँ पे, ठीक है। 4 इयर्स तक उन्होंने बाबर ने रूल किया। देन फिर उनके बेटे हुमायूं का जो रूल था वो 2 पीरियड्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला तो पीरियड है 1530 से 40, 15 मतलब 10 इयर्स का यहाँ पे इन्होंने रूल किया, ठीक है। और इस 10 इयर्स के बाद फिर शेरशाह सूरी, पिछले दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में हमने पढ़ा था कि शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था 1540 से 1555 तक, ठीक है। 15 इयर्स तक था शेरशाह सूरी की जो सूर डायनेस्टी थी उसका रूल रहा था, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वीक सक्सेसर्स आ गए तो फिर हुमायूं ने उनको हरा के, सूर डायनेस्टी को हरा के फिर दोबारा से अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया 1555 से 1556 तक। क्लियर? उसके बाद अब हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो अकबर। अब अकबर सिर्फ 13 इयर्स के थे जब वो रूलर्स बन गए थे, ठीक है। सिर्फ वो 13 इयर्स के थे जब रूलर बन गए थे, और उन्होंने रूल कितने देर किया? 1556 से लेके 1605, ठीक है। मींस 49 इयर्स तक उन्होंने रूल किया। तो सबसे ज्यादा रूल किया अकबर ने, और एक लास्ट जो पावरफुल एम्परर रहे हैं औरंगजेब ने, ठीक है। 4 इयर्स तक बाबर ने किया, फिर ब्रेक लेके जैसे पहले 10 इयर्स, फिर 1 ईयर, फिर हुमायूं ने किया, ठीक है। और उसके बाद अकबर ने 1556 से लेके 1605 49 इयर्स तक रूल किया, ठीक है। अभी अकबर के बारे में हम लास्ट इसी चैप्टर में थोड़ी डिटेल में भी करेंगे नेक्स्ट जाके, ठीक है। तो बहुत सेकुलर रूलर था वो, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था। और इसके बाद अकबर के बाद फिर नेक्स्ट रूलर आया जहांगीर। तो जहांगीर का जो रूल था
ठीक है, उसने रूल किया 1605 से 1627 तक, ठीक है, 22 ईयर्स तक इसने रूल किया। फिर जहांगीर के बाद फिर नेक्स्ट शाहजहां, शाहजहां ने रूल किया 1627 से 1658 तक, ठीक है। तो शाहजहां का भी जो रूलिंग टाइम पीरियड था 31 ईयर्स, तो काफी टाइम फिर भी रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा था वो था अकबर और औरंगजेब का, ठीक है। तो शाहजहां, अब जहांगीर के बाद फिर शाहजहां का रूल हुआ, शाहजहां के बाद फिर जो नेक्स्ट रूल था वो था औरंगजेब का 1658 से लेके 1707, अगेन 49 ईयर्स, ठीक है। अकबर का भी 49 ईयर्स का है और इसका भी 49 ईयर्स का। तो आपने 1526 से ऐड करते जाना है, 4 ईयर्स, देन 10 ईयर्स, ठीक है। फिर बीच में सूरी डायनेस्टी के 15 ईयर्स आ गए, ठीक है। देन 1 ईयर फिर हुमायूं का आ गया, फिर नेक्स्ट उसके बाद 22 ईयर्स जहांगीर के, फिर उसके बाद 31 ईयर्स शाहजहां के, और फिर 49 ईयर्स अगेन औरंगजेब के टिल 1707। उसके बाद फिर आगे वीक सक्सेसर्स हो गए थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम टिल औरंगजेब ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुगल एम्पायर जो था वो वीक होना शुरू किया था। औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर था। सो अब ये हो गए डिफरेंट जो थे मुगल रूलर्स। अब उनके जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपेन्स, हम कहेंगे उनके सेंट्रल प्रोविंसेस क्या थे, जो उनके कौन कौन से एरिया पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। सो दीज आर डिफरेंट एरिया, ठीक है। जितने भी ये हाईलाइटेड एरिया है, ये सारा एरिया, तो ये सारा एरिया किसका है, दिस इज ये मिलिट्री कंपेन्स जो किए थे अकबर और औरंगजेब ने, ठीक है। अकबर और औरंगजेब के टाइम में जितने मिलिट्री कंपेन्स किए, कौन कौन से एरियाज को उन्होंने अपने अंडर लिया, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट डे, अगर हम ईरान इराक की बात करें, पाकिस्तान, ठीक है, यह सारा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल तक, तो सारा इंडिया जो था ये मुगल एम्पायर के अंडर था। अब इसमें अगर हम सेंट्रल प्रोविंसेस की बात करें कि इसके, तो ये सारे आउटर वाले एरियाज हो गए, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल वाले कौन से हैं, जो सेंट्रल इनके प्रोविंसेस है, ये सारे सेंटर में हैं, ठीक है। लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अम्बर, अजमेर, चित्तौड़, रणथंभौर, ये सारे सेंटर में है ना। फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, ये सारे सेंटर में, और ये सारे जो है वो आउटर साइड्स में हैं। तो ये सारे कौन से हो गए इनके सेंट्रल प्रोविंसेस। तो ये हो गया इनका डिफरेंट जो इन्होंने मिलिट्री कंपेन्स किए, ठीक है। तो ये हो गए मुगल एम्परर्स। मुगल एम्परर्स की हमने ये लाइनेज डिस्कस की। फिर उनके मिलिट्री कंपेन्स कि कौन कौन से एरियाज में उनका रूल रहा है, ठीक है। अब देन सक्सेशन कि जब एक राजा होता था फिर उसका आगे बेटा जो है वो राजा बनता था, कि क्या रूल क्या था, सक्सेशन होती है कि आफ्टर वन किंग हु विल बिकम द नेक्स्ट किंग, ठीक है। तो कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी है वो आगे किसको मिलती है। तो दो जो रूल हैं सक्सेशन के, ठीक है, वो भी दो रूल्स हैं, तो वो भी हम इसी से डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर टू रूल्स ऑफ सक्सेशन। एक रूल है जो सक्सेशन का, दैट इज प्राइमोगेनिचर, ठीक है, रूल ऑफ प्राइमोगेनिचर। इसमें क्या होता है कि जो एल्डेस्ट सन है, सबसे एल्डेस्ट सन है, उसको फादर की प्रॉपर्टी सारी दे दी जाती है, ठीक है। जो भी फादर की पोजीशन है, अगर फादर राजा तो बेटा राजा बन जाएगा, तो एल्डेस्ट सन जो है वो इनहेरिटेड जो भी फादर का स्टेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जो मुगल है वो ये रूल फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वो कौन सा रूल फॉलो करते थे, कॉपर सिनरी। अब कॉपर सिनरी का रूल क्या था, ये इनहेरिटेंस थी कि जो भी इनहेरिटेंस है, मतलब जो भी फादर की एस्टेट है, जो भी उनकी पोजीशन है, जो भी एरियाज है या प्रॉपर्टी है, तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल सन, ठीक है। तो वो सभी सन्स में डिवाइड होगी। तो ये उनका ट्रेडिशन था सक्सेशन का, ठीक है, ये मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि मुगल्स जो थे उनका रिलेशन कैसा था विद अदर रूलर्स, ठीक है, कि व्हाट वाज द मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, कि जो जैसे मुगल्स इंडिया में आ गए, कई रूलर्स के ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग रूलर्स हैं, तो उनके साथ कैसा रिलेशन था। सो मुगल रूलर्स जो थे
अब उनमें से क्या होता था कि कुछ जो मुगल रूलर्स हैं, ठीक है, यहीं पे हम डिस्कस करते हैं। अब कुछ मुगल्स जो हैं उनके बाकी रूलर्स के साथ कैसे रिलेशन है। कुछ रूलर्स थे जो इजीली क्या करते थे, उनकी जो भी सोवरेनिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है, वो उनको ज्वाइन कर लेते थे अपनी मर्जी से, ज्वाइन वॉलंटरीली, ठीक है, कुछ अपनी मर्जी से ज्वाइन कर लेते थे, कुछ अपनी डॉटर्स की मैरिज भी इनके साथ करवा देते थे, ठीक है, दे गेट देयर डॉटर्स मैरिड, उनकी मैरिज करवा देते। लेकिन कुछ ऐसे भी रूलर्स थे हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, ठीक है, जिन्होंने कि उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब मुगल का जो बाकी, जैसे इंडिया में वो अपना एम्पायर इतना इनलार्ज करते जा रहे हैं एक एक करके, ऑल एरियाज दे आर गेटिंग अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है, सभी एरियाज को वो अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो कुछ जो चीफ थे, रूलर्स थे, दे वर ज्वाइनिंग देम वॉलंटरीली, कुछ अपनी डॉटर्स की दे गेट देयर डॉटर्स मैरिड, और फिर उनको आगे बदले में क्या मिलता थी, कई हाई पोस्ट, ठीक है, वो आगे हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे। तो कई जो रूलर्स थे उनको हाई पोस्ट दे दी जाती थी, ठीक है, उनको बड़ा बड़े गवर्नर उसके जो एम्पायर था उसमें बड़ी पोस्ट दे दी जाती थी, ठीक है, और सम रूलर्स वर सच कि दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, ठीक है, कुछ रूलर्स ऐसे भी होते थे जो कि उनकी अथॉरिटी को मानने से मना कर देते, दैट दे हैव टू फाइट, फिर उनको फाइट करनी पड़ती थी मुगल रूलर से, और जब वो फाइट करते थे और कई बार और मोस्टली कई बार वो हार भी जाते थे, लेकिन उस हार के बाद भी जो मुगल्स थे उनका ट्रेडिशन क्या था, दे ट्रीटेड वेरी उनके रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते थे। यस, अथॉरिटी मींस बच्चे कि हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटी होता है कि जैसे हम किसी से जैसे हम कहते हैं कि इसने मुगल ने इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया और उसके अंडर बहुत से सामंत हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, राजा के अंडर सामंत हैं, तो वो सामंत जो थे वो राजा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इसका मतलब कई रूलर्स ने तो उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कईयों ने कहा कि आप हमारे किंग नहीं हो, हम अपने किंग खुद ही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर अथॉरिटी, हम आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमारे राजा नहीं हो, ठीक है, एक्सेप्ट करने का मतलब कि वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट यू आर आवर किंग, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी तो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि आप हमारे राजा हो, अगर हम नहीं मान रहे तो इसका मतलब हमें फाइट करनी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है, देन वी आर फाइटिंग, अगर फिर फाइट होती है और अगर वो डिफीट हो जाता है, द रूलर हु इज, जो कि रूलर फाइट कर रहा था मुगल से, वो डिफीट हो जाता है, तो देन जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत बैलेंस बना के रहते थे कि वो अगर ये डिफीट भी हो गया तो वो उसको ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, ठीक है, अगर ये पर्सन डिफीट हो गया है तो वो उनको ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, बल्कि जो भी उनकी टेरिटरी होती थी वो उनको वापस कर देते थे, टेरिटरी मतलब जागीर, वतन, ठीक है, कि जिस एरिया के वो मालिक है, जिस एरिया के वो किंग हैं, वो एरिया उनको वापस कर दिया जाता था अगर वो हार भी जाते थे, ठीक है, तो मुगल रूलर्स ने एक बैलेंस बना के रखा हुआ था बिटवीन द डिफीटेड कि व्हेन दे वर नॉट ह्यूमिलिएटेड दे वर गिवन बैक देयर जागीर्स, ठीक है, कि जो भी उनके ओपोनेंट्स होते थे उनके साथ वो इल ट्रीट नहीं करते थे, उनके साथ वो बुरा बिहेव नहीं करते थे, दे रिस्पेक्ट देम, फिर भी उनको रिस्पेक्ट करते थे कि ठीक है आप हार गए हो, अब आप हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लो और टेक योर जागीर, जो भी आपकी टेरिटरी है, एरिया है, आप वापस ले लो, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हमें मिलती है औरंगजेब की, जो कि लास्ट रूलर था, और औरंगजेब जैसे ही हमने बात की कि वो ही वाज वेरी क्रूअल, वो थोड़ा क्रूअल टाइप का भी था, तो उसने भी इल ट्रीट किया था, जैसे उनकी ये कस्टम है, उनकी कस्टम क्या है कि
सो दे वर गिवन देयर जागीर बैक। इसमें जो एक्सेप्शन है वो किसकी है? शिवाजी के साथ औरंगजेब ने अच्छा बिहेव नहीं किया था। ही वॉज इल ट्रीटेड व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। अगर वो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने भी आए तो उनके साथ औरंगजेब ने इल ट्रीट किया, उनको इंसल्ट किया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट देयर रिलेशन विद अदर रूलर्स, कि हाउ द मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स, कि they were creating a balance even if their opponents, the opponent rulers, they were defeated, even then they were giving them their jagir or watan back. ठीक है, and they were not humiliating them. Then we will discuss about the administration mansabdars, that what was mansabdars. In previous chapter when we were doing Delhi Sultanate, so then we were discussed about iqtadars. इक्तादार्स के साथ डिस्कस किया था. Who were इक्तादार्स? Raise your hand. What we have discussed about इक्तादार्स in previous chapter. इक्तादार के some we have discussed about their role. हाँ जी गुनीत. Guneet, बच्चे, your voice is not audible. Yes, Ma'am, am I audible? yes, now you can give it. Ma'am, the owners of Iktas are called Iktadars or Muktis. Yes, हमने इक्तादार की ऑनर ऑफ इक्ता. What was इक्ता? इक्ता क्या थी? Land. Yes. Land given to Iktadar. Yes, दृष्टि. ठीक है गुनीत, वेरी गुड. सो इक्तादार्स के साथ हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत में इक्तादार्स होते थे एंड दे वर अपॉइंटेड बाय दिल्ली सुल्तान टू टेक द all the administration of that ikta of land that was given to them. ठीक है, अब उसी से थोड़ा मिलता जुलता है मनसबदार, लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है. ठीक है, डिफरेंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो इसमें जो मनसबदार हैं, मनसबदार इसमें एक रैंक होता था, एक सैलरीज की उनको रैंक. अब ये मनसबदार जेट में हम कह सकते हैं कि उनको एक एरिया तो डिसाइड कर दिया गया है कि दिस इज योर एरिया और आप इस एरिया के मनसबदार हो. ठीक है, तो जैसे कि इक्तादार अपने इक्ता में रहता था, ही यूज्ड टू लिव इन इक्ता. सो दीज मनसबदार नॉट यूज्ड टू लिव इन इक्ता, वो अपनी इक्ता में नहीं रहते थे. ठीक है, लेकिन whatever the revenue was collected from that land, that was the salary of मनसबदार, वो उनकी सैलरी बनता था. ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि मनसबदार कौन है. मनसब मीन्स हु होल्ड ए रैंक, जिसके पास एक रैंक है. मनसब मीन्स रैंक, जिसके पास रैंक है वो क्या है? मनसबदार. ठीक है, तो पूरा ग्रेडिंग सिस्टम होता था मुगल एम्पायर में. पूरा ग्रेडिंग सिस्टम कि किसी का रैंक ज्यादा है, किसी का रैंक कम है. ठीक है, किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी की सैलरी कम है. मनसबदार में भी. ठीक है, तो मनसबदार में भी अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम होता था. पूरा रैंक उनको अलग अलग दिया जाता था. अब इसी रैंक में जो उनका ये रैंक और सैलरी, ये जो हम कहते हैं ना कि किस में मेजर की जाती थी, इसको बोला जाता था जैट, कि इस मनसबदार की जैट इतनी है. ठीक है, जैट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज, कि इसकी जैट रैंक 5000 है, या इसकी सैलरी 5000 है, इसका जैट 1000 है, इसका जैट, इसकी रैंक या सैलरी 1000 है. ठीक है, तो जिसका जैट ज्यादा होता था, इट मीन्स उसकी पोजीशन ज्यादा, उसका रैंक भी ज्यादा, उसकी सैलरी भी ज्यादा. क्लियर? तो जैट, जिसका जैट ज्यादा होता था, उसकी रैंक और सैलरी दोनों ज्यादा हो गई. ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हु इज मनसबदार. मनसबदार कौन है? पूरा ग्रेडिंग सिस्टम है मुगल एम्पायर में. ठीक है,
और उन मनसबदार का रैंक और सैलरीज इट इज डिटर्मिन्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, Z, ठीक है। उसमें उनकी जो रैंक और सैलरीज हैं वो मेजर की जा रही हैं। क्लियर? देन सो अब ये जो उनकी सैलरीज है, ये सैलरीज किस में दी जा रही हैं, जो उनको एरिया दिया गया है जागीर, ठीक है। जो उनकी सैलरीज हैं वो किसकी फॉर्म में दी जा रही हैं, जागीर। उनको जागीरदार भी कहा गया है। जागीर क्या है, जो उनको एरिया दिया गया है जहां से कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो दे आर गेटिंग देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स, और रेवेन्यू असाइनमेंट्स वो कहां से लेंगे, जागीर से, ठीक है। जो उनकी वो एरिया है जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, तो वो उनकी क्या हो गई, जागीर, ठीक है। जैसे कि वो इक्तास थी और यहाँ पे उनके पास क्या है, जागीर। उनको इक्ता दी जाती थी तो इनको क्या दी गई, इनको जागीर दी गई। और सैलरीज कहाँ से आएंगे, जो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ठीक है। जितने भी वहां पे रेवेन्यू देने वाले हैं उन सब से उनकी सैलरीज जो थी वो कलेक्ट की जाएंगी, ठीक है। अब ये रैंक सैलरीज क्लियर होगी, ठीक है, कि रैंक सैलरीज कैसे उनकी मेजर की जाती थी। मनसबदार means the person who holds a rank, who holds a position, then the rank salary they are measured in Z. What is Z? But that is numerical value. जैसे कि किसी की 5000 Z है, किसी की 1000 Z है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कम द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको what they have to do, उनको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स रखना पड़ता था, ठीक है। उनको क्या करनी पड़ती थी, सवार रखने पड़ते थे। सवार मतलब जो घुड़सवार कहते हैं, कैवेलरी मैन, ठीक है। हॉर्सेस भी हैं, वो जो हॉर्सेस की कैवेलरी हम कहते हैं कि जो हॉर्सेस के ऊपर हमारी आर्मी होती है, ठीक है। तो उनको सवार रखने पड़ते थे और वो भी सिर्फ रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। जितने नंबर रिक्वायर्ड है, जितने उनको सुल्तान ने बोल दिया है उतने ही रखेंगे। Clear? Previous chapter we have also discussed कि इक्तादार्स they were have to keep a required number of soldiers, कि सिर्फ उनको उतने ही soldiers रखने पड़ते थे जितने required है, ठीक है। अब इनको भी military responsibility तो दी गई है कि military responsibility की इनका military campaign करने हैं, ठीक है। जैसे इक्तादार्स को भी military responsibility थी, उन्होंने military campaign करने थे, ठीक है। अब इसी तरह मनसबदार जागीरदार को भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मिलिट्री कंपेन करने हैं, और उस कंपेन करने के लिए उनको सवार को मेंटेन करना है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें जो था मनसब इक्तादार वो अपनी इक्ता में रहता था, वहीं से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे जो मनसबदार है वो अपनी जागीर में नहीं रहता, ठीक है, वो कहीं और रहता है और वहां से किसी को उसके जो आगे हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो मनसबदार खुद नहीं आता कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसने आगे पर्सन्स रखे हुए हैं, वो कलेक्ट करके फिर उसको भेज देते हैं। सो मनसबदार जो हैं दे आर रिसीविंग देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स, रेवेन्यू असाइनमेंट विच आर एज कंपेयर टू इक्तास, ठीक है। So मनसबदार they are not actually residing and administrating the जागीर, so जागीरदार है वहां पे वो खुद नहीं रह रहे हैं, but they are that revenue is collected by their servants, जो उन्होंने servants रखे हुए हैं तो वो उनकी आगे कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू। और जो अकबर के टाइम पीरियड में प्रॉपर अकाउंट बना के रखा जाता था अबाउट दिस रेवेन्यू कलेक्शन एंड द सैलरीज, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में ये जो जागीर होती थी कि किसी मनसबदार को हमने पूरी क्या जागीर दी है, जागीर मतलब जो उनकी रेवेन्यू असाइनमेंट्स है, तो उस जागीर का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था कि वेदर ऑल द सैलरीज जो भी उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो उसकी सैलरी जितनी हमने डिसाइड की है उसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। सो ऑल दिस वाज बीइंग असेस्ड कि वेदर द रेवेन्यू कलेक्टेड दैट हैज बीन रफली इक्वल टू द सैलरी, कि ये जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है ये उस सैलरी के इक्वल है कि नहीं है। टिल दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Whatever we have discussed is clear कि what was the grading system in Mansabdari system, what was their military responsibilities and how it was assessed in Akbar's reign. Clear? So go through all the points
hope you have noted down these points and go through all the points in your book and underline. ठीक है, underline जरूर करना. Okay then, thank you students, take care.